कहाँ पे पॉलिटिक्स असर कर रही है कबड्डी में? कबड्डी में ऐसे है कि टीम गेम में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि टीम गेम में उसमें एक अच्छा खेलता है तो दो बिना खेलने वाले भी चल जाते हैं। जो मेरे जूनियर हैं उनको अर्जुन अवार्ड मिल गया, जैसे कि मैं नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट राइडर रहा हूँ, काफ़ी नेशनल में मेरे मेडल रहे हैं। और जो जिनको अर्जुन अवार्ड मिला उनके पास कोई मेडल नहीं है नेशनल में, ना तो कभी बेस्ट राइडर निकले हुए। तो ये पॉलिटिक्स ही है। कभी भी किसी को दोष मत दो अच्छा, ओके। अपनी नाकामी का। अपने अंदर झांको और खुद को दो कि और तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने सही नहीं करा, आप उसका बेटर नहीं, आपने प्रैक्टिस करी, आप खुद बता रहे हैं, बट चांस मैं और ज्यादा कर सकता था कि मैं अपने आप को और ज्यादा प्रूव करता और दिन रात प्रैक्टिस करता। तो जितने भी इंटरनेशनल प्ले के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझो उतने ही ऊपर तरक्की में जाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई का, अगर आप यूपीएससी वाले के साथ बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई का लेवल जो है बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो आप छोटी मोटी पढ़ाई कुछ मानोगे नहीं। तो यही चीज हमारे जीवन में रहा है जब गांधी। स्वागत है आपका आपके चैनल कक्का जी कहन में। आज का एपिसोड जिसका नाम है जमीन से आसमान तक। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर अपनी दम पर तय किया। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जिनके बिना कबड्डी गेम अधूरा है, उनके बिना कबड्डी का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। उनको काफी नामों से जाना जाता है, द रेड मशीन, द पोस्टर बॉय भी बुलाया जाता है। सो लेट्स वेलकम इन आवर पॉडकास्ट द शोमैन हिमसेल्फ मिस्टर राहुल चौधरी। जय श्री राम राहुल भैया, स्वागत है आपका कक्का जी कहन के हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि कबड्डी के चक्कर में आपने किस किस चीज़ों को सेक्रीफाइस किया? ये कबड्डी के चक्कर में मैं बहुत चीज़ें सेटिस्फाई किया, क्योंकि जिस टाइम मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी तो उस टाइम इतना स्कोप कबड्डी का नहीं था। तो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, और जो मेरे पेरेंट्स थे वो कबड्डी खेलने में मना करते थे। तो काफ़ी चीज़ें रही हैं जो मैंने कबड्डी के चक्कर में महसूस की हैं और कबड्डी को अपनाया। आपके रिसेंट के मैंने पॉडकास्ट देखे, कुछ एक पॉडकास्ट में आपने बात करी थी पॉलिटिक्स की कबड्डी में। तो कहाँ पे पॉलिटिक्स असर कर रही है कबड्डी में? ट्रीटमेंट में या फिर सिलेक्शन में? देखो, कबड्डी नहीं, अदर गेम भी, कोई से गेम में जाके पॉलिटिक्स हर जगह, पॉलिटिक्स मतलब हर जगह है, हर क्षेत्र में। कबड्डी में ऐसे है कि टीम गेम में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि टीम गेम में उसमें एक अच्छा खेलता है तो दो बिना खेलने वाले भी चल जाते हैं। तो टीम गेम में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे साथ जो मेरे जूनियर हैं उनको अर्जुन अवार्ड मिल गया, जैसे कि मैं नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट राइडर रहा हूँ, काफ़ी नेशनलों में मेरे मेडल रहे हैं। और जो जिनको अर्जुन अवार्ड मिला उनके पास कोई मेडल नहीं है नेशनल में, ना तो कभी बेस्ट राइडर निकले हुए। इंडिया टूर जो होते हैं वो सभी के सेम होते हैं, उसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं। तो 12 प्लेयर जाते हैं तो 12 का 12 सेम होते हैं। तो नेशनल के जो खेलते हैं उसमें बड़े। और जब प्रो कबड्डी लीग आई तो 8 साल कंटिन्यू मैं वर्ल्ड का नंबर 1 राइडर रहा। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मेरे साथ हुई है, और गेम में ये चीज़ चलती रहती है। जैसे कि आपने बताया पॉलिटिक्स आपके साथ हुई है, तो पॉलिटिक्स करने वाला आपने एक बात और बताई थी हमें कि पॉलिटिक्स कोच करते हैं। अब ये गेम कबड्डी का प्लेयर्स का नहीं, कोच का बन गया है। कोच ही आपको सेलेक्ट करते हैं, कोच ही आपको चाहे तो ना खरीदे। देखो, मैंने एक चीज़ कही है कि किसी से का जल्स करना है तो उसकी तरक्की से ना करें। पहली बात तो किसी से जलना नहीं चाहिए। आजकल क्या हो गया कबड्डी में कि जिस तरीके से नए नए जो खिलाड़ी, जो पहले खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, अभी वो कोच बन रहे हैं। तो जो नाम जो खिलाड़ियों का है ना, वो सोचते हैं कि हमसे ऊपर ना चला जाए कोई। तो उस चक्कर में आके जो नए खिलाड़ी, जैसे कि आप बात करें प्रदीप नरवाल को अनसोल्ड करने की, पवन सरावत की इतनी कम, अभी जो इंडिया का सबसे बढ़िया रेडर हैं अर्जुन देसवाल, पवन सरावत, बिल्कुल, जो करंट में नंबर 1 रेडर है, उनकी जो बोली लगी थी में जितने प्राइज मनी था उनका, किसी का 65 लाख था, किसी का 1 करोड़ कुछ था, जबकि उनसे नीचे प्लेयर्स 2.25 करोड़, 1.5 करोड़ इतने में गए हैं। तो ये पॉलिटिक्स ही है। तो ये पॉलिटिक्स कौन करता है? जैसे कि मैं कल अगर किसी टीम में कोच बनता हूँ, ठीक है, तो मुझे अपना गेम छोड़ के, वो सब कुछ भूल के कि मैं एक खिलाड़ी था, वो था, मैं आ गया, मैं है नहीं अभी,
अभी जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं अपने जो यंग प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, जो कर सकते हैं, उनके ऊपर लगाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज अ कोच। पर आजकल जो खिलाड़ी आ रहे हैं जो बस पुराने टाइम के कि मैंने ये किया है अपने टाइम पे, मैंने वो किया है, वो दौर और कुछ था, आज बिल्कुल दौर और कुछ है। जी। पहले दौर पावर का होता था, आज टेक्निक का है। आप टेक्निक में अपने देश को भी देख सकते हो, टेक्निक में कहाँ पहुंच गया है, नासा हमारी कहाँ तक पहुंच गई है, पहले तो नहीं पहुंच पा रही थी नहीं ना। अभी आप पहले की ट्रेन देख लो, आज की ट्रेन देख लो, बुलेट ट्रेन आ गई है। तो पहले और आज के में बहुत ज्यादा फर्क है। तो यही कहीं ना कहीं कबड्डी को नीचे लाने का काम कर रहे हैं कोचिज, कि जो इतने अच्छे अच्छे जो प्रो लीग के फेस हैं। अभी कल तुम आईपीएल से विराट कोहली को हटा दो, धोनी को हटा दो, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, बिल्कुल। टीआरपी गिरेगी, टीआरपी गिरेगी, हाँ जी। बहुत ज्यादा गिरेगी। एक रोनाल्डो के कोल्ड ड्रिंक थाने से ऐसे रखने से ही उसके कितने स्टॉक गिर गए थे जी। तो आप देख सकते हो कि जो एक लेवल किसी खिलाड़ी का बन जाता है, वो उस लीग की वो जान बन जाता है। जैसे कि प्रदीप नरवाल को इन्होंने अनसोल्ड किया, उससे अच्छा कि नहीं लेना तो आप उनको कुछ ऐसा टीम के साथ ऐसा मेंटोर कर सकते थे। पर नहीं, कोचों ने क्या करा कि नहीं भाई, जबकि वो हर मैच में 7 पॉइंट तो लेके आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भाई आप उससे अगर सोचो कि मैं 20 पॉइंट लाके वो हर बार मैच जिता रहा है, ऐसा तो धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो अदर गेम का, ऐसा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ जो कहेगा कि मैं 25 साल खेलूंगा और 25 के 25 गोल्ड मैं ही दूंगा, हर कोई मैच हारने ही नहीं दूंगा। तो ये तो गेम है। तो इस करके राजनीति बहुत ज्यादा होती है, जो नए नए कोच आ रहे हैं। और मैंने एक चीज और देखी है, जो अच्छा खिलाड़ी रहा होगा वो अच्छा कोच कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी अपनी मैं खत्म नहीं होती। मैं ये करता था, मैं ये कर देता था, मैं ये कर देता था। तो मैं तो रावण की नहीं रही, उनकी तो रहेगी क्या? बिल्कुल। तो आपको फर्स्ट टाइम जैसे याद होगा कि आपको कब फेम मिला, जैसे कहा जाए कि आप बता रहे थे कि जब फर्स्ट टाइम आप बेस्ट ट्रेडर या हाईएस्ट ट्रेडर आप बन के आए थे, आपने रेटिंग पॉइंट लिए थे, तो आपको रात के 2:30-3 बजे तक इंटरव्यूज, और आप इतना कभी नहीं थके जितना आप पूरा दिन कबड्डी खेल के थक जाते थे। देखो जब 2014 में जो पहली बार प्रो लीग स्टार्ट हुई थी जी, तो उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाम थे, जिस नाम में हम तो मतलब कहीं पाव उनके आसपास भी नहीं थे। जैसे कि बात करें अजय ठाकुर, अनूप यादव, राकेश, मंजीत, जसवीर, चिल्लर, बहुत बड़े बड़े नाम उनमें थे। उसमें हम तो एक ऐसे प्लेयर थे कि जो स्टार्टिंग कर रहे थे, हमारा पहला या दूसरा नेशनल होगा उस टाइम। तो उनके बीच इतना अच्छा प्रदर्शन करना, बेस्ट रेडर का अवार्ड मिलना उस सीजन में, तो मतलब मेरे लिए तो एक सपने जैसी दुनिया थी कि मैं बेस्ट रेडर निकला। मुझे यही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस टाइम मैं अवार्ड लेने गया, मैं देखा कि वहाँ पे हमारे गहलोत साहब खड़े हैं और भी कुछ खड़े हैं जो हमारी कबड्डी के सबसे बड़ी मतलब भीषम पितामह कहा जाए तो कमी है उनके लिए। जो कबड्डी आज यहाँ तक पहुंची है, तो जनार्दन गहलोत जी जो हैं हमारे स्वर्गीय हैं, अभी उनके जो लड़के हैं तेजस्वी गहलोत जी, वो पूरी कबड्डी को अभी तक जिंदा करके रखे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हीं की देन थी कबड्डी। तो उस टाइम मैं जब बेस्ट रेडर निकलता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से खेलने के बाद जब गांव में जाता हूँ, तो मेरे बिजनौर से एंटर होने से पहले गंगा जी पड़ती है 10 किलोमीटर पहले। तो वहाँ से लेके और 10 किलोमीटर तक पूरा जाम, बिजनौर वासियों ने क्या इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिया बिजनौर में। तो तब मुझे लगा कि हाँ कुछ मैं करके आया हूँ। और मतलब कि एक सपने में मैं जी रहा था, कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी आएगा। आप पे एक एलिगेशन भी लगा था कुछ टाइम पहले कि आप टीम इंडिया के कोई कैंप में सेलेक्ट हुए थे, प्रीलिम कैंप क्या कुछ होता है, उसके बाद आपने बोला था कि आप टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए हैं। तो उसके बाद कुछ आगे का आपको कुछ याद है उधर, मतलब वो कुछ याद है आपको किस्सा? टाइम्स ऑफ इंडिया में वो न्यूज आई थी। नहीं हुआ कि जब टीम इंडिया के ये कैंप के लिए हुए तो मुझे अपने सिलेक्शन का पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन है। तो जब तक टीम डिक्लेयर नहीं होती पर अपना आपको होता है, तो वो किसी ने बाई चांस किसी न्यूज़पेपर वाले ने वो निकाल दिया था। आपके ब्रदर ने फिर शायद अपोलोजाइज किया था, वो निकलवा दिया था। तो फिर मैंने उसको बोला था कि मुझे तो पता नहीं, पर वो निकलवा दिया होगा किसी ने, तो फिर उसकी कंडम किया गया था जी। पर मेरा सिलेक्शन था और मैं इंडिया खेलने के लिए गया था। बिल्कुल। तो यही बात रहती है कि आज के टाइम में आपको कहाँ से फर्स्ट टाइम ये लगा था कि अब जो आगे वाली पीढ़ी है वो और हमसे अच्छी निकलेगी, या ये पॉलिटिक्स उनको भी दबा देगी? देखो पॉलिटिक्स तो ये इंडिया का एक ऐसा यंत्र मान लो, कुछ मान लो, ये कभी खत्म नहीं हो सकती।
हर क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ पॉलिटिक्स है हर जगह। इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स है कि पता नहीं। स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए है क्योंकि देखो हमारी वॉलीबॉल हो गई, कबड्डी हो गई, सबकी फेडरेशन में कहीं ना कहीं टूट फूट चल रही है। बिल्कुल। आज फेडरेशन में वो चल रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को एक सटीक जवाब देते हुए एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जो कोई भी फेडरेशन है उसे कोई तोड़ ना सके। हर चीज की दो दो फेडरेशन होने का मतलब कि हमारी जो गेम है उसको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाता है। जैसे कबड्डी का भी वर्ल्ड कप होना था तो दूसरी फेडरेशन एक जो है वो ज्यादा कहते कि हम ओरिजिनल है। वो कहते हैं जो गहलोत सिंह ने जो काम आज कबड्डी यहाँ तक है, तो जो हमारे जनार्दन गहलोत जी हैं स्वर्गीय, तो वो उनके बदौलत आज कबड्डी यहाँ है। जब कबड्डी में कुछ नहीं था वो एमएलए थे अपने कांग्रेस से, फिर वो बीजेपी में आए राजस्थान से, बीजापुर के रहने वाले। तो वो कबड्डी को आज यहाँ तक लाए। उन्होंने विदेश जा जाके जिन देशों में कबड्डी नहीं होती थी वहां से उनको पैसे फंडिंग खुद से करके वो उस टीमों को लेके आए। जब इसमें आज पैसा आ गया तो और भेड़िया आ गए। तो ये चीजों को हमारे यहाँ इंडिया में रोकना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को कोई ऊपर लेके आ रहा है कि हमारे इंडिया में क्या है, जहां पैसा दिखाई देगा वहीं पब्लिक भागने लगी, उसकी टांग खींचने स्टार्ट कर देगी। जब तक वो प्लेटफॉर्म शक्ल नहीं होगा कि हाँ इसमें पैसा है या नहीं है, तब तक कोई नहीं आएगा। जैसे ही पता चला कि हाँ यार इसमें पैसा है तो उसमें पब्लिक घुसनी से स्टार्ट हो जाएगी। तो वही काम हमारे कबड्डी के साथ हो रहा है अभी, कि अभी पीछे से 3-4 डेट अभी लड़कियों का वर्ल्ड कप होना था, तो कम से कम 4 या 5 डेट पोस्टपोन्ड होगी। ओके। तो उसका ये लॉस खिलाड़ियों को है ना। अब जनता आगे जाता है, बस सेक्रेटरी उनका क्या जा रहा है, जो केस डाल रहे हैं वो तो अपना पढ़े हैं, जाते हैं एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। पर जो बच्चों की उम्र निकल रही है, जो उनकी एज है वो निकल रही है, वो वहाँ कैंप में पड़े हैं, जो उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई ये मुकदमेबाजी खत्म। जो गवर्नमेंट ने कह दिया तो कह दिया, एक ये फेडरेशन है तो AKFI फेडरेशन है, या तो फिर खिलाड़ी को वोट डलवा लो, भाई खिलाड़ी है हम वोट देंगे ना। तो ये चीज हमें इंडिया में सही होनी चाहिए। तो इसके बाद राजनीति खुद खत्म हो जाएगी। राजनीति तो देखो रहेगी, ये तो कभी खत्म हो नहीं सकती इंडिया से। तो ये तो चलने वाली है, इसको तो फेस करना ही पड़ेगा। जो नए बच्चे आएंगे उनको भी तो करना मैं एक ही पड़ेगा। बात कहना चाहूंगा कि गेम भी अव्वल चाहिए और सिफारिश भी अव्वल चाहिए। अगर आपको नंबर 1 पे रहना है तो मैंने ही सोचा था जब मैं खेलना स्टार्ट किया था, जब मैं खेलता था टॉप में बेस्ट निकलता था, तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता था कि यार गेम है अपने पास, अपना कौन बिगाड़ेगा। सही बात। मैं खेलता हूँ, तगड़ा सिलेक्शन मेरा होगा, मैं जाऊंगा खेलने, मुझे सब कुछ मिलेगा। पर मैं गलत हूँ। वो एक टाइम होता है जब आपको मिलता है, उसके बाद अगर हल्का से भी आप इधर दाएं बाएं हुए तो खेल के साथ साथ आपकी सोच भी अच्छी चाहिए आपको। क्योंकि जो मेरे को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, जो नीचे वाले वो अर्जुन अवार्ड ले गए। प्रदीप नरवाल जो लीग के मेरे बाद अगर कोई फेस बना है, प्रदीप नरवाल। करेक्ट, एकदम करेक्ट। उसको ना अर्जुन अवार्ड, जो लीग को उठा के लेके आए राहुल चौधरी, पोस्टर बॉय, रेड मशीन, सो मैन, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, जो आए अर्जुन अवार्ड लेके चले गए। जो कि अर्जुन अवार्ड एक मतलब कि सम्मान है। सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उसमें है कुछ नहीं है, कुछ मुल्क की माया मिलनी है, नहीं, 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 10-20 नहीं, करोड़ एक- रुपए हमें गवर्नमेंट दे देगी, या ये जो आने वाले नए बच्चे हैं उनको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप खिलाड़ी के साथ साथ अपनी पीछे से बैकबोन भी मजबूत करके चलें। कोई ना कोई पॉलिटिक्स आने के साथ होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर फैमिली में 10-12 आदमी है तो उसमें से एक IPS हो, एक IAS हो, एक नेता हो, तो आपकी लाइफ ठीक चलेगी। अगर आप अधिकारी हो तो आपके तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि नेता होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, ठीक है। अगर आपके साथ किसी एक भी नेता का साथ है, मंत्री का, तो आप समझ लो इंडिया में सब ठीक है। राहुल चौधरी जी को देख के बहुत लोग स्टार स्टक होते हैं। आप किसको देख के, कोई मोमेंट आपको याद हो जिसमें आप स्टार स्टक हो गए हो, देखते रहे कि यार कुछ एक अंदर से फीलिंग आती है? हाँ, ऐसे कभी बहुत सारे मोमेंट ऐसे आए हैं गेम के भी। जैसे कि एक बार मैं युवा के साथ मैच चल रहा था और मैंने 5 रेट की, जो रेट की थी 5 पॉइंट की, तो मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैं किस तरीके से वहां से निकल के आया। तो मैंने कई बार देखा यार ये हुआ तो हुआ कैसे। उसके ऊपर मेरे से खुद से सवाल पूछे गए, स्टार स्पोर्ट्स वाले ने पूछे, कई सारे मीडिया वाले ने, कि सर आपने पहली बार लाइन टच करी हुई नहीं, फिर आपको कैसे दिमाग में थॉट आया कि मैं ऐसे घूम के दोबारा कर। मैंने कहा मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कैसा आया हूँ, बस हो गया। तो वो चीजें कि कई बार मैं रिमाइंड करके देखा यार ये हुआ तो हुआ कैसे। और इधर से लाइन नहीं दिखी तो मैं घूम के देखा, इधर लाइन दिख रही थी मुझे, मैंने उसको हार्ड टच कर दिया। तो ये चीजें रही हैं। आप
एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा। अगर हाँ तो उसका रीजन बता दीजिएगा छोटा सा। आपको लगता है आपके साथ पॉलिटिक्स हुई? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या देखो रीजन मैं था? ये चीज बताई कि जब मेरे से जूनियर बच्चे को अर्जुन अवार्ड मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। जब मैं इस लीग का 8 साल तक बेस्ट रेडर रहा हूँ पूरी दुनिया का, नेशनल का बेस्ट रेडर रहा हूँ, कहीं मैं पीछे हट के, जब से मैं यूपी टीम से आया हूँ नेशनल में हर बार मेरी परफॉर्मेंस रही है। कोई कह नहीं सकता कि राहुल कभी भी किसी भी क्षेत्र में परफॉर्मेंस नहीं दे, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हुई है। छठे सीजन के बाद जब भी मैं जब से गुजरात टीम उससे सॉरी तेलुगु टाइटन से तेलुगु निकला टाइटंस। था, उसके बाद एक सीजन में तमिल थलाइवा जो थी तमिल उसमें मैं तलाइवस। खेला। उसके बाद मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई जब मैं उसकी पुणे की टीम में पहुंचा। पुणे पूरे वॉरियर्स। 8 के सीजन मेरा बाहर बैठा के निकाला कोच ने। फिर 9वें सीजन में गया जहाँ पे मैंने ट्रॉफी उठाई, वहां पे भी मोस्टली किसी मैच में खेला, किसी में नहीं खेला। तो उसके बाद मतलब मेरा दिन पे दिन गेम नीचे जाता रहा, ना मौका मिलने के लिए। तो वो दिमाग में वही चीज, फिर क्या होता है आपको फोकस प्रैक्टिस से गेम से हट जाता है। वही चलता है मेरे साथ डिमोटिवेशन तो। आ जाता है। हाँ, मेरे साथ तो पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, वही चीजें दिमाग में चलती रहती है और वो कहीं ना कहीं हमें बैक फुट पे ले आती है। किसी को आप दोषी ठहराना चाहेंगे, कुछ नहीं, नाम? मैं किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता। मैं तो खुद को ही दोषी ठहराता नहीं, हूँ आप कि कहीं कोच ना का बता कहीं रहे थे जो। अब किसी का नाम लेने से क्या हो रहा है। मैंने एक इंटरव्यू अपने फुटबॉलर जो क्षेत्रीय हैं, जो हाँ अभी हाँ हाँ इंडिया के टॉप जी। फुटबॉलर रहे हैं, उनका इंटरव्यू सुना कि कभी भी किसी को दोष मत दो अच्छा, ओके। अपनी नाकामी का। अपने अंदर झांको और खुद को दो कि और तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने सही नहीं करा, आप उससे बेटर कर नहीं, सकते आपने हो। प्रैक्टिस करी, आप खुद बता रहे हैं, बट मैं प्रैक्टिस चांस। में और ज्यादा कर सकता था कि मैं अपने आप को और ज्यादा प्रूव करता और दिन रात प्रैक्टिस करता। अच्छा। यहाँ नहीं तो कहीं और दिखाता। मैंने करा ना। मैं बताता हूँ कि मैंने एक चीज जैसे कि मुझे सीजन 8 में जी। कोच साहब ने पूरा सीजन बाहर बैठाया। उसके बाद 2023 में अहमदाबाद में नेशनल गेम्स हुए थे, जहाँ की मैं यूपी टीम में वन मैन आर्मी की तरह खेला था और बेस्ट रेडर निकला था और गोल्ड मेडल मैंने उत्तर प्रदेश टीम को दिलाया था पहली बार। पहली बार, तो उसमें बिल्कुल। मैंने एक ही चीज बोली थी डीडी स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में कि खिलाड़ी ना तो किसी कोच के चाहने से खत्म होते हैं और ना ही किसी कोच के बनाने से बनते हैं। खिलाड़ी खुद के दम पे बनते हैं और खुद के ही दम पे मिटते हैं, क्योंकि वो जिस दिन ये सोच आपने लेगा बोला कि था मैं इंटरव्यू बहुत में। बड़ा खिलाड़ी हो गया हूँ तो वो नीचे आ जाएगा। जो दिन रात प्रैक्टिस करेगा अपने गेम को लेकर, जितना उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा, जितना हार्ड वर्क अपने गेम को लेकर करेगा, वो उतना ऊपर जाएगा। वहां से आने के बाद मैंने एक ही जवाब दिया था कि जिस दिन मैं कोर्ट पे उतरूँ उस दिन जवाब दूंगा उस कोच साहब को। तो जब मैं उस कोर्ट पे बेस्ट रेडर निकला हूँ, मैंने पूरी इंडिया की टीमों को हराया। सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये टीमें जब हराई, जब हम फर्स्ट लेके आए, तो उन्होंने देखा तो होगा कि लीग में वही तो खिलाड़ी खेल रहे थे। सही बात, और बिल्कुल। जबकि लीग की टीम में और नेशनल की टीम में धरती आसमान का फर्क होता है, क्योंकि नेशनल की टीम जो प्रॉपर टीम बन के आती है प्रॉपर। और प्रो कबड्डी क्या होती है, उसमें आपको परचेस करने पड़ते हैं प्लेयर। अगर आपने एक ग्रेड वाला 2.5 करोड़ का ले लिया, 5 करोड़ में टीम बनानी है, कैसे तो ढाई बनेगी? करोड़ में तो एक ले लिया। आप एक डिफेंडर तुमने ले लिया 1 करोड़ का, तो 3.5 4 करोड़ तो उसमें ही चले जाते हैं। बचते हैं 1 करोड़, जिसमें वो नीचे वाले लेने पड़ते हैं, किसी के पास एक राइट कवर है कि नहीं है। तो हमेशा टाइम टीम जो होती है वो बैलेंस टीम नहीं होती। प्रो कबड्डी में, प्रो कबड्डी है लक लक का सिस्टम है, जिसमें दिमाग है वो चलाएगा। तो ये चीज रहती है उसमें। आपका कबड्डी के इस फील्ड में जो आप अपना एक काम समझते हैं, आपका जैसे घर चलता है, आप कहते हैं, खुद बताते हैं आप, हाँ हाँ। तो उसमें आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है जिससे आप मतलब सब कुछ शेयर कर सकते हैं? देखो, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्हें देख के मैंने कबड्डी सीखी थी, ओके। क्योंकि वही कबड्डी खेलते थे जब घर हम छोटे थे। तो उनको उनका मैच देखने जाते थे, कई बार टूर्नामेंट में देखने जाते थे। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि जैसे भाई खेल रहा है, रुक नहीं रहा, बढ़िया पॉइंट लेकर आ रहा है, तो दूसरे तो गांव वाले आज को चोट मार दो, ये कर दो, अच्छा। तो मेरी लड़ाई हो जाती है, तू मारेगा, चोट मार के दिखा। तो काफी बार ऐसा भी हुआ, फिर मुझे ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि खून तो भाई अपना ही है ना। तो अपने को कोई हमारे सामने कोई कुछ कहेगा नहीं, तो बिल्कुल चुप बिल्कुल। तो सुना नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो अपने भाई से ही मिला है, उन्हीं को देख के मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी। और मेरे गांव की पहले बहुत अच्छी टीम रही है, जो हमारे सीनियर थे वो भी एक अच्छे रहे हैं। बट यही है कि उनके टाइम पे कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं था, रास्ता दिखाने वाला नहीं था। हमारे टाइम पे भी दिखाने वाले बहुत कम थे, बट उस टाइम हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो हम आज आपके साथ यहाँ बैठे हैं। आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं। तो यही चीजें रही हैं जीवन में। तो राहुल भैया, आपने किसको आइडल माना? अपने भैया को आइडल माना आपने?
हाँ, जो बड़े भाई थे हमारे रोहित चौधरी, उनको आइडल मानते हुए मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी। फिर जो ये बड़ा सौभाग्य की बात रही है, जो मेरे कोच रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोच, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, जो साईं गांधीनगर तक पहुँचाया, वो मेरी रियल भाभी हैं। अच्छा, जो भाई कबड्डी खेलते थे वो वहाँ पे कोच करती थी, तो वहाँ पे उनकी लव मैरिज फिर हुई थी। क्या बात है। तो उन्होंने फिर मुझे कबड्डी सिखाई और मुझे गांधीनगर भेजा। ओके, तो मेन रोल जो मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई और भाभी का है। अच्छा। तो जैसे कि अभी आपने अपनी पर्सनल लाइफ बात करी, भैया और भाभी की लव मैरिज, आप अपने मैरिज का बताएं, लव लाइफ के बारे मुझे में लगता बताएं। है कि मेरी फैमिली सभी की लव मैरिज हुई है। मेरे फादर की लव मैरिज हुई है, क्या बात है। उसके बाद बड़े भाई की लव मैरिज हुई है। मुझे लगता है कि एक हैं जो सबसे बड़े भाई हैं, उन्हीं की अरेंज मैरिज हुई है। सभी की लव मैरिज हुई है। मेरी 2016 में पहली बार मुलाकात हुई थी एज अ फैन, वो मैच देखने आई 2016 में, जो वर्ल्ड कप अहमदाबाद में हुआ था। तो अपने कुछ कॉमन फ्रेंड के साथ, जो पायलट का ग्रुप था, उनके साथ कबड्डी देखने। उस टाइम कबड्डी बहुत पॉपुलर चल रहा था जी। 2016 में। तो वर्ल्ड कप अहमदाबाद में हुआ था उस टाइम। तो तब फेसबुक पे ही हाय हेलो हुई। उसके बाद फिर 6-7 साल हम कंटिन्यू बात करते रहे। फिर 2020 में आके लॉकडाउन के समय पर हमने शादी की। ओके। आपने जैसे बताया, तो आप भी एयर इंडिया में पहले आपने जॉब किया है। यस। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपको, कैसा लगा था, मतलब उस टाइम आपको क्या था मन में, आपको लगा था कभी कि एयर इंडिया के जॉब से और फिर पीकेएल का बेस्ट रेडर? देखो, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो कोई भी हो, जैसे मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी और मैं गांधीनगर साइड में गया और मैंने अच्छा खेलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहता था कि बस जॉब मिल जाए। कैसे भी करके जॉब मिल जाए, कि जिंदगी एक सेटल तो हो जाए, कि भाई अगर चोट फिट लगी, गेम नहीं कर पाए, तो कम से कम जॉब तो कर लेंगे, पैसे तो मिलेंगे। अगर गेम में क्या है, गेम में आपका रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्या हुई, आपको नहीं इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, ना खेल पाए, तो आप घर के, वो कहते हैं ना कि धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, फिर वो वाला काम हो जाता है। अच्छा। तो यही था कि बस पहले जॉब मिल जाए। तो जॉब का ऐसा था कि मैंने कहीं भी सुना था कि जो बड़ी टीमें होती हैं उसके साथ अगर अच्छा आप खेलोगे, उसको टक्कर अच्छी दोगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आता है कि यार अच्छा प्लेयर है, जो इतनी टफ कंपटीशन दे रहा है, कि इसको लेना चाहिए। तो फिर मैं एयर इंडिया में गया। तो एयर इंडिया से मैं 3 या 4 साल खेला। 2012 में मैं एयर इंडिया में हुआ, 14 तक मैं खेला, जिसमें काफी टूर्नामेंट में एयर इंडिया से खेला। एक होशंगाबाद पड़ता है भोपाल के पास, उसमें हमारा फेडरेशन कप हुआ था, उसमें हमने फर्स्ट आई थी एयर इंडिया से। तब मैं एयर इंडिया का लास्ट टूर्नामेंट वहां पे खेला था। अच्छा, ओके। तो लास्ट टूर्नामेंट में भी मैं गोल्ड मेडल देकर तब आया था एयर इंडिया को। ओके। तो वहां से लाइफ बढ़ती चली गई। देखो, जिंदगी में आप जितने अच्छे अच्छे इंसानों के साथ बैठोगे, जितनी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलोगे, अगर एज अ खिलाड़ी हैं आप, तो जितने भी इंटरनेशनल प्ले के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप समझो उतने ही ऊपर तरक्की में जाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई का, अगर आप यूपीएससी वाले के साथ बैठेंगे, तो आपकी पढ़ाई का लेवल जो है बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो आप छोटी मोटी पढ़ाई कुछ मानोगे नहीं। तो यही चीज हमारे जीवन में रहा है। जब गांधीनगर हम रहते थे, तो उस टाइम जो ओएनजीसी की टीम होती थी, तो उसमें 12 के 12 प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर थे, जो कि अपने टाइम के बहुत ही सुरमा थे। जैसे मनप्रीत कौर साहब की बात करी जाए, वो भी जब एयर इंडिया में, तभी दिल्ली के कोच हैं जोगिंदर जी, वो भी वहाँ की टीम थे। तो काफी सारे प्लेयर ऐसे थे जो वहाँ पे थे ओएनजीसी में, उनके साथ उन्होंने हमारी प्रैक्टिस कराई। फिर तो ऑब्वियस सी बात है आपको। तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते थे कि यार तू कुछ कर सकता है। तो ये दिखता है, मतलब वो कुछ बोलते थे कि यार इंटरनेशनल प्लेयर हमारे लिए इतना बोल रहा है, तो कुछ तो बात होगी। बिल्कुल। तो फिर हम और ज्यादा हार्ड वर्क करते थे। तो एयर इंडिया के आने के बाद हमें बड़ी बड़ी नौकरी के अप्रोच आया। उसके बाद मैंने बीजी रूट की हवलदारी से छोड़ी। उसके बाद मैंने एयरफोर्स हवलदारी से छोड़ी। वहाँ पे आया था, पर वहाँ पे मैं गया नहीं। आईटीबीपी में नहीं गया। रेलवे का लेटर लेके घूमा मैं बहुत दिन तक, फ्री जर्नी करी मैंने, पर ज्वाइन नहीं की। ट्रेन में फ्री घूमा बहुत टाइम तक। जब भी कोई टीटी आता था, मैं स्टाफ लेटर दिखाया, ज्वाइन लेटर दिखाया, तो मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो ये चीजें रही हैं लाइफ में। तो हमेशा आपको एक बड़ा टारगेट चुनना पड़ेगा, और उस पर अगर आप चले जाते हैं, तो आपका फिर लक्ष्य भी बड़ा ही होगा। सबसे पहली बार जब आपको कबड्डी से फेम मिला, पैसा मिला, फेम और पैसे में वैसे कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, आदमी को बहुत बाद में पता चलता है कि पैसे नहीं, फेम ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन आप नया नया जब फेम मिला, पैसा मिला, तो क्या आपने अपना पहला शौक पूरा किया उससे? देखो, जब पहले पैसे मिले मैं बताता हूँ एक वाक्य। जो पहले जो घर होते थे, पहले भी मेरे फादर ने जो
फैमिली पहले जुड़ के रहती सभी, जॉइंट जॉइंट फैमिली का। तो बहुत ही अच्छा नक्शे से घर बना रखा था उस टाइम भी। भले ही कुछ जमींदार छोटे थे पर रहन सहन खाना पीना पहले से ही अच्छा था। तो एक ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं एयर इंडिया खेल गया था, एक छोटी सी बच्ची आई कि मुझे राहुल चौधरी स्टार के यहाँ जाना है। अच्छा। तो वो आई, मैं उससे आके मिला, मैं उस टाइम घर ही था। तो बोला राहुल चौधरी सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक छोटी सी बच्ची, थैंक यू बेटा। तो बोला मैंने सोचा राहुल चौधरी स्टार है तो इतना बड़ा घर होगा, मैं तो ये किसका घर है, मगर यही मेरा घर है। तो तब मुझे लगा कि यार अभी दिखे घर बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले आके घर बनाया, फिर जो एक दो भाई थे उनकी शादी वादी करवा के फिर लास्ट में अपनी शादी की। ओके। तो आप घर में सबसे छोटे ब्रदर मैं हैं? तीसरे नंबर का हूँ, 4 भाई हैं हम, बहन नहीं है, सिस्टर, रियल सिस्टर नहीं है। 2 बड़े भाई हैं, एक मुझसे छोटा है। अच्छा। सबकी शादी कराने के बाद फिर मैंने अपनी की। सबसे लास्ट में आपकी शादी Yes. हुई। तो भैया कबड्डी में एक लाइफस्टाइल आप जैसे डिस्कस करना चाहें, अगर हम, एथलीट की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर स्पोर्ट्स की लाइफस्टाइल एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, बट कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज आती हैं अगर आप एथलीट हैं। क्या सिमिलरिटीज है क्रिकेट और कबड्डी के एथलीट में, लाइफ में उनके? देखो क्रिकेट और कबड्डी में अभी इतना ही फर्क रह रहा है क्योंकि क्रिकेट कभी बहुत ही अच्छे लेवल पर, बहुत ही अच्छी, जैसे कि बहुत ही पुश्तानी गेम है क्रिकेट, और उसमें पैसा आप बहुत बेशुमार हो, जितने भी आपके सेलिब्रिटी हैं जैसे कि बॉलीवुड वाले हो गए, ये हो गए, तो वो। और दूसरी बात ये है कि जो स्पोर्ट्स, जो एक न्यूज़पेपर होता है, न्यूज आप कभी भी देखेंगे स्पोर्ट्स का, जो उसमें एक चैप्टर होता है, एक पन्ना होता है, उसमें कभी भी क्रिकेट के अलावा कोई और अदर गेम दिखाते ही नहीं है। उसकी हेडलाइन नहीं आती। वहां जैसे कि गुमशुदा का फोटो लगाते थे साइड में, उस तरीके से एक फोटो लगा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अदर गेमों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ हर गेम को एक तरीके से नहीं देखते। अभी आपको क्रिकेट का प्लेयर, उसको एक अलग ही सम्मान देंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएम हो। करेक्ट। एक दूसरा प्लेयर जाएगा, उसको एक अलग लेवल का, उसको ऐसे सोचेंगे कि हाँ ठीक है स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई बात नहीं। क्रिकेटर जाएगा तो ऐसा बोलेंगे भगवान आ गया। तो ये चीज होना चाहिए ना, अलग होनी चाहिए। बिल्कुल भाई गेम तो गेम है, एक ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहा है वो भी तो गेम है। अब क्रिकेट थोड़ी ओलंपिक में है। करेक्ट भाई अभी इन्होंने एशियाड में अब घोषित हुआ है क्रिकेट। एशियाड में इस बार जो 23वां एशियन गेम हुआ था, इसमें सारी टीम गई थी क्रिकेट शामिल हुआ है। हाँ जी। और जबकि कबड्डी कब से एशियन गेम में गोल्ड मेडल, अगर ऐसी कोई एक हिंदुस्तान की टीम है तो एक कबड्डी है जो आज तक कोई एक भी वर्ल्ड कप नहीं आ रही। करेक्ट। और 36 कंट्रियां खेलती हैं क्रिकेट, तो मुझे लगा 36 खेलती भी नहीं होंगी। तो ये चीज भी तो मानी रखनी चाहिए ना कि आप एक गेम को तो उठा के यहाँ लेके जा रहे हो। सारे नेता भी, अगर कोई क्रिकेटर छींक भी दे तो वो भी एक बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि ओहो सुन गिल को आज जो है जुकाम हो गया, इसलिए कारण वो खेल नहीं पाया। उधर गेम की टांग भी टूट जाए तो वो खेल भी ले तो भी उसको पता नहीं चलेगा बेचारा वो कर क्या रहा है, कहाँ नहीं। अब कबड्डी हाईएस्ट सेकंड नंबर का गेम है इंडिया में। हाँ जी। और सबसे क्रिकेट से ज्यादा कंट्री इसको देखती हैं। बिल्कुल। जब ये जो अपनी प्रो कबड्डी लीग हुई थी उसमें भी बहुत ज्यादा क्रेज कबड्डी का हुआ था इंडिया में, पूरा कबड्डी हुआ। बहुत तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो स्टार्टिंग में जो कबड्डी उठी थी उसे कहीं ना कहीं नीचे दबाना काम करा गया। बिल्कुल। क्योंकि पहले मैं कबड्डी खेले, इतने ऐड होते थे हमारे, इतने स्पॉन्सर आते थे। आज कुछ भी नहीं है। कबड्डी स्टार्ट कब हो रही मुझे लगता नहीं। आपको पता है कबड्डी का स्टार्ट हो रही है? नहीं पता ना किसी को कबड्डी। और आज से 2014 से 18 के बीच में सबको पता होता है कि फला तारीख से कबड्डी स्टार्ट हो रही है। अभी 29 अगस्त से कबड्डी स्टार्ट हो रही है। पहला सीजन जो है, पहला जो गेम जहां से होंगे, पहला वेन्यू जो है वो वाइजैक है, जो कि सीजन 2 में शायद वाइजैक में हुआ था। उसके बाद ये इस बार हो रहा है 12 में, 10 साल बाद। तो किसी को नहीं पता ना। क्यों नहीं पता? क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा। पहले आप कोई सा भी चैनल खोल के बैठेंगे, वीवो प्रो कबड्डी आ रही है, फला डेट से ये उसमें मेरा भी चेहरा आता था, झमझमाता हो। नहीं, आप ही का चेहरे से फेमस हुआ है अभी। तो ये चीज थी। अभी तो दिखाए अभी इंडिया में क्या जो चीज दिखेगी, आप देख लो, क्रिकेटर हों या बॉलीवुड वाले हों, यूट्यूबर ने उनको भी पीछे कर दिया। बिल्कुल। उनके इतने फॉलोवर्स नहीं जितने यूट्यूबर के हैं। और 28, 30, 36 मिलियन फॉलोवर है, वो अपनी फैमिली ले रहे हैं। और क्या करते हैं? खाली बस कभी गाड़ियां दिखा दी, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। अभी तुम कल कुछ अच्छी चीजें बताने लगो,
10 आदमी आपको वही लाइक करेंगे जो उस चीज विषय के में देखना चाहते हैं। आजकल देखना भी नहीं चाहता कोई। अभी आप कुछ वल्गर दिखा दो उस पर आकर को, आपका चैनल उठ के आसमान में पहुंच जाएगा, कोई कहने सुनने वाला नहीं रहेगा। तो ये चीजें बड़ी रोकनी चाहिए। स्पोर्ट्स के रियल हीरो हैं, उनको प्रमोशन देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो अदर गेम का हो, चाहे क्रिकेट का हो, किसी भी गेम का हो। तुलना सबकी सेम होनी चाहिए। जो हमारी इंडिया के लिए खेलने जा रहा है वो हमारा, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे खो खो का प्लेयर हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे कुश्ती का हो, किसी भी अदर गेम का हो, चाहे कमांडो का हो, किसी का भी हो। ये चीज मैंने देखी है जब से मोदी जी आए हैं जी। आप हमारी कंट्री का कोई भी प्लेयर अगर बाहर जाता है ओलंपिक खेलने या एशियाड खेलने के लिए, चाहे वो हारा है जीता है वो दूसरा मैटर, सम्मान सबको बराबर देते हैं। सम्मान आता है, फोन भी पहुंचता है उनके पास। फोन ही पहुंचता है, हार गया तो उसको निराशा नहीं करता, नहीं। वो बोले कोई बात नहीं जी। अगली बार और मेहनत करो, और अगली बार मेहनत मेडल करो। लेकर आओगे। तो ये इससे एक बूस्ट मिलता है। हम्म। अब जो कोई आदमी जाने ना पहचाने तो फिर क्या बूस्ट मिलेगा। जैसे कि एमपी की बात करें, एमपी में इतने खिलाड़ी हैं पर यहाँ से कोई सरकार सुनती नहीं है कुछ खिलाड़ी। जब तक आप खिलाड़ी को नौकरी नहीं देंगे, यहाँ जॉब नहीं देंगे, तो कौन कौन आगे बढ़ेगा। सही बात है। अगर आप देखा जाए तो आपने बात करी कि क्रिकेट और कबड्डी में अनफेयरनेस बहुत है। आपके हिसाब से अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो इंडिया में नंबर 1 पे क्रिकेट रहेगा, वो बात तो है। सेकंड और थर्ड पे कौन सा स्पोर्ट आपको लगता है कि बहुत फेमस है इंडिया में क्रिकेट के बाद? नहीं, क्रिकेट के बाद तो इसमें कोई नो डाउट कि कबड्डी से ऊपर कोई है ही नहीं है। ठीक है। अभी जब से ये प्रो कबड्डी आई है, क्योंकि क्रिकेट नंबर 1 पे, नंबर 2 में तो कबड्डी है, नो डाउट। इसमें इसके कोई वीटी एक ऐसी लीग कबड्डी हुई है जो कंटिन्यू 12वां सीजन कर रही है। ठीक है। और एक सीजन ऐसा भी हुआ है कि जिसमें एक साल में 2 बार करना पड़ा है। हाँ जी। इतनी लोकप्रियता मिली थी कबड्डी को। तो ये तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सेकंड नंबर का हाईएस्ट सेकंड नंबर गेम कबड्डी है इन इंडिया। और थर्ड पे अगर बात करी जाए तो कुश्ती, रेसलिंग क्या बात कर सकते हैं। रेसलिंग में आपके कुछ दोस्त भी हैं, हमने रेसलिंग और कुश्ती, कबड्डी मतलब कबड्डी और कुश्ती थोड़ी सिमिलर है। हाँ। तो कैंप वगैरह लगते रहते हैं। बजरंग पुनिया जी अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। एशियाड खेले बड़े प्लेयर हैं। योगेश्वर दत्त जी बड़े पहलवान हैं, ओलंपियन हैं। विजेंदर हैं बॉक्सर। तो ये चीजें, जैसे कि अभी बात करें अर्जुन अवार्ड की, जो लास्ट अभी जो अवार्ड दिए गए 2024 या 25 के, उसमें कबड्डी में किसी को दिया ही नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना भाई। जो एशियाड खेल के आ रहे हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, तुम किसी को अर्जुन अवार्ड ही नहीं दे रहे हो। या तो एक पॉलिसी बना दो कि भाई खाली ओनली ओलंपियन जो गेम होंगे उन्हीं को यहाँ अर्जुन अवार्ड मिलेगा, बाकी किसी गेम को नहीं मिलेगा। बाकी गेम बंद कर दो। क्रिकेट तो ओलंपिक में नहीं है, उसको कैसे दे देते हो तुम? और 2-2 3-3 4-4 देते हैं। एक भी नहीं, 3-3 4-4 अर्जुन अवार्ड देते हैं। भाई ये कबड्डी है, दोनों महिला और पुरुष दोनों ही टीम जाती है, दोनों में से एक तो दो, एक लड़का एक लड़की, या 2 लड़के 2 लड़की दे दो। उसमें कोई अलग से कोई धनराशि तो दे नहीं रहेगी भाई जो सरकार लॉस में आ जाएगी, या बहुत सारे पैसे दे दिए, 500-700 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है प्लेयर को। 10 मिले 5-6 लाख रुपए देते होंगे उसमें। मैं तो कहता हूँ मेरे से तो वो भी ले लो, खाली अर्जुन अवार्ड दे दो, मुझे नहीं चाहिए कोई पॉलिसी उसकी। मुझे तो खाली सम्मान चाहिए। मेरे से लिख के ले लो या एडवांस ले लो, जो पैसा उसमें देंगे। तो कुछ प्लेयर्स की स्किल्स अपने अंदर लेनी हो, जैसे कि अगर मैं नाम लूं कुछ प्लेयर्स के, 3-4 प्लेयर का नाम लूंगा, उनमें से आप क्या स्किल्स अपने अंदर लेना चाहेंगे? अगर हम बात करें प्रदीप नरवाल की, तो उनसे आप क्या लेना चाहेंगे अपने अंदर स्किल्स? देखो, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ अपनी स्किल से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे किसी की स्किल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो रनिंग हैंड टच का जो बहुत साइड से करके जो मारता हूँ, जो मज़ा आता है ना दौड़ा दौड़ा के मारने में, वो मुझे लगता नहीं किसी रेडर के पास है ही नहीं है मेरे अलावा। क्या बात है। और मेरे पास सारी स्किलें जो मेरे लिए चाहिए थी, इसीलिए मैं 8-10 साल इसका बेस्ट रेडर यूं ही नहीं रहा। अगर मेरे पास स्किल नहीं होती तो मैं 8-10 साल इसका कंटिन्यू बेस्ट रेडर नहीं रहता। और ये भी मेरे जीवन का, मैं तेलुगु टाइटन से अलग ना होता तो मेरा कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाता, क्योंकि जब से मैं तेलुगु टाइटन से निकला हूँ तो उसके बाद एक सीजन जो ठीक से खेला हूँ, बस मैं तमिल थलाइवा में खेला हूँ। उसके बाद एक भी सीजन ऐसा नहीं है जो मैं पूरा मैच खेला हूँ, और जो भी पूरा मैच खेला हूँ उसमें मैंने 10 से 15 पॉइंट दिए हैं। सुपर 10 आपने मारा है। तो यही कारण रहा है कि अगर ये कोई मुझसे पूछे कि कौन सी टीम में रहना चाहते, तो कि मैं अगर तेलुगु से खेलता रहता तो मुझे कोई नहीं, मेरे स्कोर को नहीं छेड़ सकता था,
क्योंकि आज जब ये फॉर्म में आए हैं तो 22 मैच होते हैं, हाँ तब मैं फॉर्म में था तब 8 मैच खेलने पड़ते थे, हम्म, तब टोटली 12 या 14 मैच होते थे, तो 8 मैच क्वालिफाई हो जाती है टीम। उसके बाद खेलने नहीं देता था, वो ऑनर्स की चोट ना इंजरी ना लग जाए तो बाहर बैठना पड़ता था। बहुत डिफरेंस आया उस टाइम से आज के टाइम में अगर देखा जाए। अभी आप फॉर्म में हो, अभी चल रहे हो, तो आप एक सीजन में ही 350 पॉइंट करके जा रहे हो, बिल्कुल जबकि उस टाइम 8 या 10 मैच में मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा फास्ट स्कोर मैंने ही किया था, 151 8 मैचों में। 8 मैच में 151। तो वो अगर 8 मैच में 151 कर रहा हूँ, तो अभी 23 मैच होते हैं, 22 से 23, तो लगाओ कितने बैठते हैं। 16 300 आप 500 से ऊपर पॉइंट्स जाता है आपके आराम से। तो उस टाइम जब हम पीक पे थे, उस टाइम तो अगर आज हमारे 3-4 हजार पॉइंट हो जाते। आपने अपनी पीक की बात करी, आपको हाँ। क्या लगता है आपकी पीक पे पॉलिटिक्स आपके साथ हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम क्या पॉलिटिक्स हुई? पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं हुई। उस टाइम मैं अपना गेम था खेला, उस टाइम मैच कम होते थे, मैच कम होते थे। पॉलिटिक्स मेरे साथ हुई है दो। जब तो पॉइंट मैं तेलुगु छठा सीजन जब मैं तेलुगु में खेला, तो उसमें कोसाव आए थे, जो कि पता नहीं कौन से गृह से आए थे, वो पता नहीं इंडिया के थे या कहीं बाहर से थे, क्योंकि मैंने पहले लाइफ में इतने टाइम से मैं खेला था, मैंने कभी कहीं कोचिंग करते देखे नहीं थे। तो पहली बार ही हमारी जिंदगी में शनि बन गया है। वो शनि ऐसा रहा कि हमें प्रो कबड्डी संन्यास ही लेना पड़ा। नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो समझ जाएंगे अपना, आप देखेंगे तो। क्या कहना चाहेंगे अगर वो पॉडकास्ट देखें तो उनको कुछ? उनको यही कहना चाहूंगा कि तुम कोई ऐसी भविष्यवाणी ना करें, किसी खिलाड़ी की जिंदगी से ना खेलें। जो आपका वो काम है वो करना चाहिए। ये नहीं कि आप जाके ऑनर से ये बोलें कि ये राहुल ने ये किया है, राहुल ये कर रहा है, राहुल ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मेरा काम एज ए खिलाड़ी खेलने का काम है, मैं कोर्ट पे अपना 100% दे रहा हूँ। वो पर्सनल लाइफ बाकी उसके लिए तुमने मुझे लिया है। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, सही सो बात रहा हूँ, नहा रहा हूँ, कूद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो मेरी हेडेक है। आपने लिया है मुझे एज ए खिलाड़ी खेलने के पैसे दिए, ना कि मुझे तुमने बैठ कर खरीदा थोड़ी आपने हमें। सही बात है। इना ग्रजेस की वजह से आपको लगता है कि आपको बाहर किया गया तेलुगु टाइटन से? आपने खुद छोड़ा तेलुगु टाइटन से? टाइटन्स मैंने को? फिर खुद ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि मुझे अगली बार मत लेना, फिर उसके बाद उन्होंने लिया भी नहीं, तो मैं फिर तमिल फ्लाई में रहा, फिर मैच हुए हमारे। आपने हमें बताया, मतलब आपका एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोचेस आपको इंटेंशनली नहीं ले रहे थे, इंटेंशनली अगर हम कहें कि नहीं ले रहे थे, कहाँ कैसे कौन से कोच थे? क्या आपको कहाँ से ये बात हिट हुई कि आपको वो इंटेंशनली आपसे अनसोल्ड करने की कोशिश आपके साथ हुई? नहीं, मैंने ये चीज बताई ना, जैसे ये जो पुराने कोच थे, जितने भी जो एज अ कोच रहे हैं, वो उन्हें पता है खिलाड़ी किसमें कितनी क्वालिटी है, क्या कर सकता है। वो हमेशा खिलाड़ी को लेते थे। उसके बाद जैसे ही ये जो एशियाड वाले खिलाड़ी आए कि जो मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो कहीं ना कहीं हिर्सा हो जाती कि यार इसका राहुल चौधरी का यार बहुत बड़ा नाम हो रहा है। कोई भी जाओ कि राहुल चौधरी, कहीं भी जाओ ना प्रदीप नरवाल, तो उस चीजों से आदमी हिर्सा हो जाती है, तब उसको बैंक फुट पे आना पड़ता है। अब हाथ में तो कोच की है ना। अब ऑनर को तो इतना कबड्डी का पता नहीं, जैसे ज्ञान, जैसे क्या होता है, जैसे कि आपका कॉलेज है जी, आपको जैसे ही डायरेक्टर को प्रिंसिपल गाइड करेगा, ये नहीं ये करना है सर। जैसे कि अभी सीएम मान लो, अब सीएम खुद के दिमाग थोड़ी चलता है। करेक्ट। जो आईएएस ऑफिसर जो उनके साथ होते हैं, जो उनके सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके दिमाग से चलते हैं ना। वो गाइड करेंगे, जिस हिसाब से वो गाइड करें उस हिसाब से वो काम होगा। सही बात है। कुछ तो इस तरीके का होते हैं। तो कोच के हाथ में सब कुछ होता है। कोच खिलाड़ी बना सकता है, कोच ही खिलाड़ी बेकार को खत्म कर सकता है। वहाँ खत्म ही कर सकता है। मतलब आपको मौका नहीं देगा तो खिलाड़ी खत्म हो जाएगा। आपको नहीं भी खेलना आता, आपको निकाल ही नहीं रहा, कर चल रेडिंग कर, डिफेंस कर, तो आप खुद ही बन जाओगे एक दिन। ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, काफी खिलाड़ी इंडिया में खेले हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे और लास्ट में आते आते वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो गए। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थे और आते आते वो जब इंडिया अर्जुन अवार्ड मिले, बढ़िया खिलाड़ी हो गए। तो ऐसे रहते हैं। माहौल बहुत टेंस हो गया भैया। कुछ ऐसा एक किस्सा आपको अपना फनी कुछ याद हो? जैसे आप बताते हो इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको बताते थे तो यस यस नो नो इतनी बात आप कर पाते थे, तो कब मतलब आपको लगा कि यार अब अपन अच्छे से बात कर सकते हैं उनसे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारी इंग्लिश खराब नहीं, अगले वाले की हमसे ज्यादा खराब है। इसमें हमारे डाउट नहीं। हम तो सोच रहे हमें इंग्लिश नहीं आती, अगले वालों को भी नहीं आती। ना तो ईरानियों को आती थी, ना तो पाकिस्तानी वालों को आती थी। पहले पाकिस्तानी टीम आया करती थी, उनको तो ना तो कोरिया वालों को आती थी। कोरिया वाले अपनी कोरियन में बात करते, जो भी उनकी लैंग्वेज थी। तो जो भी थे सब अपनी अपनी लैंग्वेज बात करते थे। वही था बस टूटी फूटी जो इंग्लिश आती सबको,
कि ओके यस यू कम भला ये दिखना, यही रहता था बस। यही सुन सुन के हम भी यस नो चलती थी। यू गो रीडिंग दिस साइड इस साइड, बस यही चलता रहता था। अब जैसे कि आप सुनते रहोगे, जैसे कि ये फजल की आप इंग्लिश सुनोगे, यू गो यू टच, यू गो यू गुड टच, भाई यही चलता रहता है। हाँ, तो इतनी बिल्कुल। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोशिश करी सीखने की, वह इतना अगर सामने वाले को अच्छे से इंग्लिश आती तो हम बहुत वर्ड्स ऐसे हैं जो सीख जाते हैं। और काफी हेल्प मिली है कि हम पहले जब खेलना स्टार्ट किया था बिल्कुल भी नहीं आता था, फोन भी बहुत ही कम यूज करते थे। हमारे पास फोन भी नहीं होता था उस टाइम पहले, जब मैं साई में था 2012 में। 2014 के बाद फोन मेरे पास आया 13-14 में। तो उसके और आज की मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा फ़ोन, ऐसा दोस्त कि बहुत वर्ड्स हमने सीखे हैं। पहले कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोला जाता था, आज बोल लेता हूँ। अटक जाता था। तो बहुत चीज़ें ऐसी रही हैं। इंटरनेशनल प्लेयर में आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा? देखो इंटरनेशनल में ऐसा सारे फेवरेट रहे हैं, जैसे कि मिराज शेख मेरा फेवरेट रहा। मिराज शेख बहुत अच्छा रेडर था और हमारे तेलुगु टाइटंस मेरे साथ खेला भी है। नेचर भाई बहुत अच्छा है। उसके बाद अबूजर जो राइट कॉर्नर था वो भी बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा लड़का था। मैं जब ईरान खेलने गए थे से तो मैं घर पे भी गया, बहुत अच्छी फैमिली की तरह है। अभी बात करें करंट में तो वो क्या नाम है अभी, सादुलू बहुत अच्छा प्लेयर है। शादुल शेख। हाँ सादुलू बहुत अच्छा, अभी यंग सबसे ज़्यादा पैसे में गया, इंडिया से भी सबसे ज़्यादा ऊपर पैसे में वही गया एज ए डिफेंडर। अभी तो ऑलराउंडर बोलना चाहिए उसको, ऑलराउंडर। रीडिंग भी और डिफेंस दोनों कर रहा है। तो इस टाइम सबसे फेवरेट खिलाड़ी वही है सादुलू। स्टैंड करने से पहले आप अपने जो देखते हैं आज के यंग प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स, मान लो आपसे जो आपकी, मान लो आपकी एज अभी तो बहुत यंग हो आप ही की एज के हों, बट बहुत अभी लाइफ में उनको लगता है कि डिमोटिवेशन, पॉलिटिक्स, तो उनको क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? कि देखो मैं तो उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपका टारगेट है उस पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। जब तक कामयाब नहीं होते तो तब तक हार नहीं माननी चाहिए। और कबड्डी में फ्यूचर बहुत अच्छा है। पहले कुछ नहीं था बट अभी बहुत कुछ है। आप जिंदगी के अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं एज अ कबड्डी से, क्योंकि नेम भी है, फेम भी है, सब कुछ है। अगर आप एक सीजन बढ़िया खेल जाते हो तो आपके पास करोड़ रुपए चल के आता है। करोड़ रुपए चल के आता है तो आप अपना घर, आपकी गाड़ी, आपको गर्लफ्रेंड भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि ये जिसकी जेब में गांधी है उसी की आंधी चलती है। तो नए बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना फ्यूचर कबड्डी में, एज ए कबड्डी गेम में बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अभी है कि NYP प्लेयर सबसे हाईएस्ट सेकंड नंबर का पूरी इंडिया में, वो मध्य प्रदेश के रहे हैं। ओके। कोई पाटिल करके हैं, पाटिल या पटेल ऐसी कुछ नाम था उनका, नाम मेरे याद नहीं है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि इतने बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ हरियाणा जैसा स्पोर्ट्स का गढ़ माना जाता है, वहां से भी NYP साइन होते हैं। बट उन सब स्टेट को बीट करते हुए एक MP से, यहाँ से कोई गिने चुने 1-2 प्लेयर हैं, जैसे कि भवानी राजपूत, महेश गौड़, सुमित जोशी, लखन काड़ू। तो ये उनके बीच के बाद एक एक बंदा ऐसा आता है कि जल्दी एकदम छा जाता है NYP में। ये बहुत ही गर्व की बात है MP फेडरेशन के लिए और MP के लिए। तो यही है कि एंड में कि नशे से दूर रहें, अपनी हेल्थ के लिए काम करें और अपने बारे में ना सोचो तो अपने माँ बाप के बारे में सोचें, जिन्होंने आपको इतना पाल पोस कर बड़ा करा है। तो कम से कम उनके बुढ़ापे का एक सहारा बने, जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि उनके जो बुढ़ापा है वो बड़े अच्छे से कटे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें और जो सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। बस ये है कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। जितना हार्ड वर्क आप करोगे सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच राहुल भैया, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। इतना प्रीशियस टाइम आपने हमें दिया कक्का जी कहन के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। तो ये थे राहुल चौधरी, जिन्होंने कबड्डी को एक अलग लेवल की पहचान दिलाई, एक अलग लेवल की रिकॉग्नाइजेशन दिलाया और इनके कारण कबड्डी को जाना गया। और इनके इस पॉडकास्ट से हमें ऐसी बहुत से एक्सपीरियंस मिले जो कि लाइफ के काफ़ी टाइम बाद हमें समझ में आते हैं। तो ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे कक्का जी कहन चैनल को और फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को विद द सेम हैंडल नेम। और बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त श्री कृष्ण जायसवाल। जय माई की, जय श्री राम।